जय हिंद। देखिए, हम लोगों ने इससे पिछले वाला क्लास में जो था 24 से लेकर 28 तक देख लिए थे, ठीक ना। अब हमको देखना था 29 से लेकर आगे की सवाल देखना था। देखिए, अब हम लोग क्या है कि अब रोज़ रोज़ सवाल डालेंगे, मतलब रोज़ रोज़ सवाल लगाएंगे, ठीक। इससे थोड़ा पहले हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब थे, इसलिए कभी कभी बीच में आप लोग को छुट्टी हो जा रही थी, ठीक ना। अब आप लोग को डेली मिलेगा क्लास, ठीक ना। वैसा ही हो जाएगा तो नहीं मिल पाएगा, अन्यथा डेली क्लास मिलेगा। तो चलिए, हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपना सवाल लगाते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है 29 नंबर सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर सवाल में बोल रहा है, देखिए पहले सवाल में जो दिया है उसको पहले पढ़कर लिख लीजिए, ठीक ना। लिखने के बाद अब देखिए क्या चीज़ पूछ रहा है उसको लिख लीजिए, और उसमें देखिए कौन सा सूत्र प्रयोग हो रहा है, ठीक। वैसे में तो हम सभी सूत्र बता दिए आप लोग को। चलिए देखते हैं। बोला है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। ध्यान दीजिए, एक स्थान है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, यानी न्यूटन प्रति कूलम का दिया है, याद रखिएगा। न्यूटन प्रति कूलम, प्रश्न में बोला न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। तो यानी ई बराबर हमको दे दिया है, हाल में हम लोग लिखेंगे, दिया है ई बराबर 1000 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। आगे सवाल पर बढ़ जाते हैं। देखिए, बोल रहा है कि पूर्व की ओर है, यानी जो है ना ये वैद्युत क्षेत्र किधर है, पूर्व की ओर है, ठीक। तो हम लोग देख लेंगे बाद में, पहले हल कर लेंगे, पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। बोला कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी बताइए 10�6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये क्या दिया हुआ है, 10�6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। हम कह रहे हैं कि क्लास में 2 लड़कों की अधिकता है, 4 लड़कों की अधिकता है, तो क्या है, लड़कों की संख्या। तो इसी तरह बोल रहा है कि 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यानी यन इलेक्ट्रॉनों की क्या दी जाए, संख्या। यन बराबर दे दिया कितना, 10�6 अधिकता। अधिकता बोला है, अधिकता का मतलब कि किसी वस्तु पे ऋण आवेश है, तो ऋण आवेशित है तब हुआ होगा, अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक। ये पीछे वाला क्लास देखेंगे तो पूरा समझ में आप लोग को आ जाएगा। आगे बोल रहा है कि उस वस्तु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि जो वस्तु है, जो वस्तु ऋण आवेशित है, यानी जो वस्तु पे 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस वस्तु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी एफ का मान और दिशा दोनों बताना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों में देख रहे होंगे आप लोग, तो ई एन एफ, इनमें से कौनों आप लोग का सूत्र नहीं लिखाया गया है। लिखाया गया है ई बराबर एफ बटे में क्यू, जीरो या क्यू बोल सकते हैं, ठीक। यानी कुल मिलाकर क्यू। तो देखिए, एफ का मान हमको ज्ञात करना है, ई हमको दिया है, लेकिन क्यू पता है, नहीं पता है। तो एक ऐसा फार्मूला है कि मतलब क्यू बराबर होता है एन ई, तो वहाँ से हम लोग क्यू का मान निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए, इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे सूत्र का। तो इसका मान पता नहीं है, इसका मान पता है, इसका मान पता ज्ञात करना है। तो चलते देखते हैं। देखिए, Q बराबर होता है, चूँकि Q बराबर होता है एन ई, तो Q बराबर, ध्यान दीजिएगा, यन कितना दिया है, 10�6। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो गुणे लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻19 घात, ठीक। तो Q बराबर हम लोग को मिलेगा 1.6 गुणे 10⁻19 आई प्लस का 6 तो प्लस का 6। तो इसको देखा जाए तो हम लोग को मिला 1.6 गुणे 10⁻13 घात कूलम, यानी Q का मान पता हो गया। अब F का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं E बराबर F बटे में Q, ठीक। तो E का मान हमें पता है, E का मान हमें पता है 1000 न्यूटन प्रति कूलम है। F का मान हमें ज्ञात करना है, Q का मान पता हो गया 1.6 गुणे 10⁻13 घात।
इसके बटे में 1 कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा यफ बराबर, इसका इसमें गुणा करिए तो 1.6 गुणे 10 पे माइनस का 19 घात गुणे 1, नहीं 13 घात है, 13 घात है और गुणे 1000। ठीक, तो अब देखते हैं यफ बराबर 1.6 गुणे 10 पर माइनस का 13 घात और गुणे 1 का लिख सकते हैं, 10 पे 3 घात लिख सकते हैं प्लस का, तो घट जाएगा तो क्या मिलेगा, यफ बराबर 1.6 गुणे 10 पर माइनस का, देखिए माइनस का 13 है प्लस का 3 है तो घट जाएगा, तो माइनस का 10 घात बचेगा न्यूटन। 1.6 गुणे 10 पर माइनस 10 घात न्यूटन। पूछ रहा है कि दिशा भी बताना था इसका, देखिए परिमाण और दिशा दोनों बताना था। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में जो वस्तु स्थित है वो ऋणावेशित है। मान लीजिए कि हम एक वस्तु बना देते हैं, ये वस्तु हमारा है, ठीक, ये वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है मतलब इस पर ऋण आवेश ज़्यादा है, यानी ऋण है, ठीक। बोला है प्रश्न में कि वैद्युत क्षेत्र, देखिए उत्तर होता है, उससे उत्तर ऊपर और दक्षिण, देखिए क्या हो गया पूरब, हो गया पश्चिम, ठीक। देखिए है उस ऊपर वाला उत्तर, नीचे दक्षिण, है दाहिना पावर है यानी पूर्व की ओर पहले रहेगा, है बाएं वाला पीछे रहेगा क्योंकि कमजोर है तो पश्चिम, तो पश्चिम हो गया, ठीक, पश्चिम साइड पूर्व साइड, ठीक। तो देखिए बोला है कि वैद्युत क्षेत्र, बोला था प्रश्न में किधर था, पूर्व की ओर है, तो पूर्व यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इधर है ई, ठीक। तो जो वस्तु रखा गया इसमें ऋणावेशित है, ये वस्तु ऋणावेशित है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो इस पे लगने वाले बल याद रखिएगा, हम बताए थे आप लोगों को कि धन आवेश पर दिखेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक, तो बल की भी दिशा उधर ही होगी जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो यानी एफ की भी दिशा इधर हो जाएगा। लेकिन प्लस के आवेश पर ऋण आवेश हो जाए तो ऋण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा विपरीत हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाएगी, यानी कि एफ लगेगा इधर, यानी किधर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, तो हम बताए थे कि मतलब ऋण आवेश पर जो लगने वाला बल है वो विपरीत दिशा में हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो बल का दिशा इधर हो जाएगा। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूरब की ओर है तो इस पर लगने वाला जो बल होगा इस वस्तु पर, तो बल की दिशा किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, देखिए अब इसको मिटाते आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिएगा इसको हम लोग लिखेंगे कि 1.6 गुणे 10 पे माइनस का 10 घात न्यूटन पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, ठीक, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक ना। तो ये आपका उत्तर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन आता है ना उसको आराम से पढ़िए, जो भी दिया है उसको छान कर लिख लीजिए, फिर उसके बाद सवाल लगाइएगा, ठीक। देखिए 30 नंबर सवाल बोल रहा है, देखिए 30वां हम लोग सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर देखिए 30 नंबर सवाल बोल रहा था कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से, मतलब 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश है, उससे 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश y में रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सवाल जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। बोला कि 3 माइक्रो कूलाम के एक बिंदु आवेश, यानी 3 माइक्रो कूलाम का है, तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। बोल दिया आगे आगे सवाल पढ़ेंगे तो 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश, तो क्या है, तो आवेश है। तो Q1 का मान हमें दे दिया है, बोला 3 माइक्रो कूलाम, इसको हम लोग कूलाम माइक्रो कूलाम है उसको बदलेंगे कूलाम में, तो 1 माइक्रो बराबर कितना कूलाम, तो 10⁻6 घात, तो 3 गुणे है 10⁻6 घात कूलाम हो गया। आगे चलते हैं, से बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर
2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। यानी Q2 का जो मान दे दिया है वो दे दिया है -2 माइक्रोकुलाम। इसको हम लोग बदलेंगे किस में, कुलाम में, तो -2 × 10 पे -6 घात कुलाम। ठीक, अब देखिएगा प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे Q1 और Q2 कितने दूरी पर स्थित हैं, तो 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। चूंकि सवाल पढ़ लीजिए, 3 माइक्रोकुलाम के बिंदु किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। तो यानी कि देखा जाए तो Q1 और Q2 एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित हैं, तो 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। R बराबर 2 मीटर। ठीक, तो यानी R का मान हमें दे दिया है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की, क्या बोला, 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा, क्या बोला है, तथा दिशा ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर, हाँ ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है, कहाँ बोला, फिर से देखिए, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा गलती, रुकिए थोड़ा देख लें। ये देखिए सवाल सही दिया हुआ है, ठीक ना, हमें लगा कहीं मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है आगे कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस आवेश से भी दूरी कितना होना चाहिए, 1 मीटर, और इस आवेश से भी देखिए मीटर में दिया हुआ है, मीटर में है, R बराबर 2 मीटर है। तो इस आवेश से भी दूरी 1 मीटर, इस आवेश से भी दूरी 1 मीटर होना चाहिए। तो बताइए हम कहाँ बिंदु लें कि दोनों से समान दूरी हो, यानी कि 1 मीटर आ जाए। हेयर बिंदु लेंगे तो होगा ना, हेगर खातिर 3 हो जाएगा। इधर लेंगे तो ना, इधर लेंगे ना, हेगर बीचवा में लेंगे। ठीक, तो इन दोनों आवेशों के हम मध्य में ले लें, मध्य में C। तो देखिए यहाँ से पूरा 2 मीटर है, तो जब मध्य में लेंगे यानी बीचों बीच में लेंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। यहाँ से कर दूरी 1 मीटर। ठीक, फिर यहाँ से कर दूरी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो वही बोल रहा था कि मतलब दोनों आवेशों से, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, एयू आवेश से 1 मीटर दूरी, एयू आवेश से 1 मीटर दूरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देख रहा है जो है Q1 है, क्या है, माइनस में यानी प्लस में 3 × 10 पर -6 घात कुलाम। फिर यहाँ पे देखिए तो -2 × 10 पर -6 घात कुलाम। ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक, अब देखिएगा इस आवेश से बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इस आवेश से बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे हम लोग मतलब कैसे अब ज्ञात करेंगे, तो देखिए हम बताएं कि Q आवेश, एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर एक बिंदु P हो, तो उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। ये फार्मूला होता है हम लोग का। तो ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो ये आवेश स्थित है, इस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो फिर इसी प्रकार इस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोनों आवेशों के कारण हम लोग C पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर उन लोग को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, जैसे भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकले वो बात देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या कैसे होता है। तो देखिएगा ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, यानी इसके कारण देखा जाए तो E1 की दिशा इधर हो जाएगा। और देखिए ये माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर धन आवेश है तो धन आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक, तो देखा जाए तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इधर होगा। ये बिंदु पर निकालना है और माइनस है तो किधर होगा, नहीं इधर न होगा। देखिए ध्यान दीजिए,
ये माइनस आवेश है तो माइनस आवेश की ओर होगा। तो E2, तो E2 की दिशा किधर हो जाएगा, इधर है। ठीक, चूंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं देखा जाए तो दोनों का है, एक के दिशा में है, तो एक के दिशा में होने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो जोड़ कर निकालते हैं। अगर विपरीत दिशा में होते हैं तो घटा कर निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, अब देखिएगा, लिखेंगे सी पर बिंदु सी पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान दीजिएगा, E बराबर जो हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि हम लोग जोड़े, देखिए कि एक ही दिशा में है, ये E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में, इसलिए हम लोग जोड़ कर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर, देखिएगा इसके हिसाब से लिखेंगे फार्मूला इसके लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। ठीक, इस आवेश के कारण कौन है, E1 है, इसलिए यहाँ पे Q1 बटे में R²। यहाँ पे 1 नहीं किया क्योंकि दूरी समान है। ठीक, प्लस E2 के लिए जब फार्मूला लिखेंगे, E2 के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे में R², क्योंकि यहाँ से भी इसकी दूरी क्या है, समान है, यहाँ से भी इसकी दूरी समान है, इसलिए R कर लिए। आवेश भिन्न भिन्न था इसलिए हम लोग भिन्न भिन्न कर लिए। तो E बराबर देखा जाए तो देखिए दोनों में कॉमन ये वाला, अब दूरी भी कॉमन है, तो चलिए इसी को हम बस कॉमन कर लेते हैं। ठीक, इसको और इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्टक में बच गया Q1 बटे में R² प्लस Q2 बटे में R²। ठीक, अब आगे देखते हैं E बराबर, इसका मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 पे घाते 9। आप लोग जानते हैं, देखिए Q1 का मान कितना था, तो 3 गुणे 10 पे घाते -6 बटे में R कितना है, यहाँ से इसके लिए कितनी दूरी है, तो 1 है। देखिए ये तो पूरा दूरी था, अब मत R का मान ये रखेगा, अब इसके कारण इसके लिए R का मान रखेगा, R का। ठीक ना, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए समझिए कि मतलब ये यहाँ के लिए R है, ठीक ना, हाई पूरा दूरी दिया था। ठीक, तो 1 का वर्ग प्लस है, तो प्लस Q2 का मान कितना है, अब यह मत रखिएगा कि -2 गुणे 10 पे -6 नहीं, -2 नहीं लिखेंगे, हमेशा आवेश का परिमाण लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आवेश का परिमाण लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे, तो 2 गुणे 10 पे माइनस को इतना घात 6 घात, अब बटे में 1 है स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। ठीक ना, देखिएगा इसका 1 हो जाएगा, वर्ग करेंगे 1 का तो 1 का वर्ग होगा, 1 ही आएगा। तो E बराबर जो है हम लोग का आ जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 9, अब कोष्टक में जो हो जाएगा 1 है, कोनो मतलब नहीं रहेगा, 3 गुणे 10 पे -6 घात प्लस, अब 1 है, 1 से फिर भाग देंगे तो कोनो मतलब ही नहीं रहेगा, चलिए लिख देते हैं एक बार, 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2 गुणे 10 पे -6 घात अब बटे में 1। ठीक, तो अब इस 1 से भाग देंगे, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। E बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 घात, कोष्टक में देखें तो 3 गुणे 10 पे -6 घात प्लस 2 गुणे 10 पे -6 घात। ठीक, अब देखिएगा E बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9, कोष्टक में देखिए 10 पे -6 घात का गुणा 3, 10 पे -6 घात का गुणा 2, तो जुड़ जाएगा 3 और 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 5, और एगो 10 पे -6 घात कौन लिख लीजिए, चाहे हाई वाला लिखिए चाहे हाई वाला लिखिए। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे कोष्टक खोल के, तो क्या हो जाएगा, ना पचे 45 और गुणे 10 पे 9 घात और गुणे हाई 10 पे -6 घात, तो E बराबर आएगा हम लोग का 45 गुणे 10 पे 9 घात और -6 घात, तो E बराबर आया कितना 45 गुणे 10 पे घाते 3। अब देखिएगा दशमलव लगाएंगे एक अंक पर, तो 4.5 गुणे 10 पे घाते 3 था, एक अंक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, तो 4.5 गुणे 10 पे घाते 4। अच्छा, दिशा भी पूछा है, तो बताइए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर था,
यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधरे था, ठीक। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर आएगा, उधरे आएगा। अब थोड़ी कि उल्टा चल जाएगा, हम करें एगो बल लगा रहा है इधर और दूसरे को बल लगा रहा है उधरे, तो दोनों के मतलब नेट बल किधर, बदल बल की दिशा है उधरे ना है, मतलब किधर -2 × 10⁻⁶ कूलाम की ओर, या -2 माइक्रो कूलाम की ओर। तो लिख सकते हैं कामा करके -2 माइक्रो कूलाम की ओर, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। देखिए 31 नंबर सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि देखिए हम 30 लगा लिए, अब 31 नंबर देखते हैं कि बोल रहा है कि 20/3 × 10⁻19 कूलाम तथा -10 × 10⁻19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इनमें को मतलब कि इनसे मतलब दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए प्रश्न के हिसाब से फिर चलिए पढ़ते हैं। 20/3 × 10⁻19 कूलाम क्या है, तो आवेश है, तो Q1 मान लेते हैं। दिया है Q1 बराबर 20/3 × 10 कितना 19 कूलाम तथा -10 × 10⁻19 कूलाम। तो यानी Q2 का जो मान दे दिया हम लोग का, दे दिया है -10 × 10⁻19 कूलाम, ठीक। अब बोल रहा है कि इन मतलब काम क्या, हाँ, के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, तो 0.04 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्रश्नानुसार अगर करें तो यहाँ पे Q1 देखिएगा, Q1 हो गया, ये हमारा हो गया Q2, देखिएगा Q1 हो गया, ये हो गया हमारा Q2। Q1 का मान कितना दिया था, तो 20/3 × 10⁻19 कूलाम में, और Q2 का मान तो -10 × 10⁻19 कूलाम। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, तो R बराबर 0.04 मीटर, ठीक। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर, यानी इनमें को बोल रहे थे, यानी कि इनसे गुजरने वाली, देखिए भाषा थोड़ा टेढ़ा करके लिखा है, इनमें को गुजरती रेखा मतलब कि इनसे इन दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो याद रखिएगा हम बताए थे, अगर धन आवेश यानी समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और इनके बीच कोनो बल नहीं लगेगा, ठीक। इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शून्य होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा और वैद्युत बल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति के हैं, इधर माइनस हो गया इधर प्लस, तो धन आवेश से हमेशा मतलब मान लीजिए धन मान लीजिए, इसे माइनस मान लीजिए, जिधर मानना उधर मान लीजिए, धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक। तो यानी कि बीच में तो कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता है, हम कहीं बाहर ही ले सकते हैं, ठीक। तो बाहर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। दो आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बाहर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और बाहर ही कहीं पे वैद्युत बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर सेम प्रकृति के हों यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक, तो यानी सेम प्रकृति के हो तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक, और वहाँ पे कोनो बल नहीं लगेगा बीच में, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है तो यहाँ पे हम बीच में बिंदु ले नहीं सकते इधर कहीं, तो हम कहाँ लेंगे, दूर ही ले सकते हैं। तो इनसे बाहर हम मान लीजिए कि Q1 आवेश से एक यहाँ पे बिंदु है मतलब C है, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जा रही है, शून्य हो जा रही है, यानी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जा रही है। तो यहाँ से मान लेते Q1 से x मीटर की दूरी पर दाहिने की ओर, x मीटर की दूरी पर। आगे सवाल चलते हैं, देखिए क्या बोला है, कैसे कैसे बोला था।
देखिए मतलब पूछा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना Q1 आवेश से दाहिने ओर x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है या होगी, शून्य होगी। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा। अब पहले तो ये याद रखिएगा कि इस पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा कहाँ होगा, शून्य होगा। तो पहले ये देखिएगा, ये धन आवेश है, आई ऋण आवेश है, तो ये पहला आवेश है। तो पहला आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमको कहाँ निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है, सी पर। यहाँ पे सी पर निकालना है। तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, धन आवेश से दूर, तो निकाल हो जाएगा E1। ठीक, इधर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया दूर। लेकिन ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर किधर हो जाएगी, तो ऋण आवेश की ओर। तो यहाँ पे हो जाएगा इधर E2। ये क्या हो गया हमारा E2, इसकी दिशा इधर है, ये Q2 है, तो इसलिए E2 हो गया, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया ऋण आवेश की ओर। दिख रहा है साफ ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, इतना आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो E2 का मान हो गया इधर, इसकी ओर दिशा। ठीक, अब जब बिंदु C पर निकालेंगे, चूंकि C पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो E बराबर हम लोग लिखेंगे बिंदु C पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर हम लिखेंगे, देखिए घटा कर लिखेंगे। देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, घटाकर, क्योंकि दोनों दिशा एक दूसरे का है, विपरीत है। तो E1 माइनस E2। ठीक, चूंकि नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, तो यहाँ पे हम लोग शून्य कर लेंगे। E1 माइनस E2 इधर लेकर आएंगे तो E2 प्लस का हो जाएगा, इधर हो जाएगा E1। ठीक, इसको पहले लिखेंगे E1 को, इधर हो जाएगा E2। ध्यान दीजिएगा। अब इस आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दोनों आवेश के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस आवेश से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, आप एक बार स्क्रीनशॉट मारिए तो थोड़ा मतलब है, इसको थोड़ा मिटा के इसको लिख दे। देखिएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक ना, इसको हम मिटाते हैं। देखिएगा, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए इतना पहले दूरी हमको पता है, 0.04 पता है, हाई दूरी पता है यक्स, तो जोड़ देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे बिंदु C तक। तो यक्स प्लस 0.04 मीटर, और इस आवेश से इसकी दूरी हमको पता है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² से। ठीक ना, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिएगा, तो इसके लिए ये किसके कारण था, तो इस आवेश के कारण था। तो इस आवेश के कारण हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे में R1 का स्क्वायर बराबर, क्योंकि दूरी समान है, इस आवेश से भी दूरी मतलब अलग है और इस आवेश से भी दूरी अलग है, बराबर। फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे में R2 का स्क्वायर। ठीक, तो देखा जाए तो हाई हाई कट गया, ध्यान दीजिएगा इधर, तो कट गया तो क्या मिला, Q1 बटे में R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटे में R2 का स्क्वायर। ठीक ना, अब देखिए Q1 कितना दिया है, तो इतना दिया है, और Q2 कितना दिया है, तो हाई दिया है, तो इसका मान हम लोग रख लेते हैं।
T1 का मान देखते हैं, 20/3 गुणे 10⁻19 घात, अब बटे में R1 का मान कितना दिया है, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितना दिया है, तो यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, ठीक, यक्स का स्क्वायर बराबर Q2 का मान कितना दिया है, तो ये है परिमाण लिखा जाता है, हम माइनस का चिन्ह प्रयोग नहीं करेंगे, 10 × 10⁻19 घात, अब बटे में इस आवेश से इसकी दूरी कितना है, तो 0, देखिए यक्स प्लस 0.04 है, तो लिखिए यक्स प्लस 0.04, स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए 10⁻19 घात, 10⁻19 घात कट गया, ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया तो क्या बचा उधर, 2/3, यक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर 1/में यक्स प्लस 0.04 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, अभी शायद एक स्टेप चला जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं कि 3 का यहाँ गुणा कर देते हैं और 2 का यहाँ भाग कर हो जाएगा, 1/में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1/में यक्स स्क्वायर बराबर 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3/में 2 चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे, और गुणे 1/में यक्स प्लस 0.04 का स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ दिख रहा होगा। चलिए एक स्टेप अब इधर आते हैं, देखिए 1/में यक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, इधर हो जाएगा 3/2 गुणे 1/में यक्स प्लस 0.04 का स्क्वायर, जब इसका वर्ग घटाएंगे तो कड़ी में चला जाएगा, तो 1/में यक्स बराबर अंडर में 3/2 इंटू यो अंडर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यक्स प्लस का हो गया 1/में यक्स प्लस 0.04 का स्क्वायर, ठीक, देखिए इसको इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, यक्स 1/में यक्स बराबर इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1/में, देखिए ये निकल कर आ जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/में यक्स प्लस 0.04, ये निकल कर हमारा आ गया, ठीक। इसको भाग दें तो 1.5 होगा, क्योंकि 3 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1 निकालेंगे 1.5, इसको हम वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए इधर 0 बढ़ा लीजिए, तो इधर 2 का इधर से जोड़ा बनता चला जाएगा, ठीक, और इसका 1 का जोड़ा बनेगा, तो एक बार देखिए इसको हम लोग दशमलव से पहले, तो इसको हम लोग भाग का बार में लेके जाएंगे, एक बार में जाएगा 1 तो 1 में 1 भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा, तो कट जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे 2 को जुड्डा उतर जाएगा, 1 का जुड्डा उतर के जाएगा, यानी 50 उतर के चला आएगा, तो यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 2 हो गया। अब भाग का बार में जाएगा, तो 2 बार में देख लीजिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 44, ये यहाँ पे देखिए घट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 60 हो जाएगा, कितना 10 में से 4 गया 6, यहाँ कट जाएगा, फिर 2 है 0 उतर जाएगा, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 4 आई 2, अब भाग कब आ जाएगा, तो 2 बार में फिर जाएगा, देख लीजिएगा 2 दूना के 4, 8, 4, फिर घटा दीजिए यहाँ पे, तो 6, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे बचा 6, 1, 1, देखिए 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, फिर 2 0 उतार लीजिएगा। तो अब देखते हैं भाग कब बढ़ जाता है, 4 बार से, देखिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, इसको शायद 4 बार चला जाएगा, 4, तो 4 चौके 16 और कुछ 6, हासिल 1, 16 1 17, हासिल 1, 16 16 1 17, लेख कितना हो गया, यहाँ पे 2 बचा होगा, 4 दूना के 8, 8 1 9, यानी 4 बार भाग चला गया, ठीक। देखिए इस तरह भाग देकर चले जाएंगे तो हमारा आया था 1.224 करके, इसी तरह आया है वर्गमूल करके, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, तो वर्गमूल हमारा कितना हो गया 1.2248 है, इसको लिखेंगे बाद में, ध्यान दीजिएगा। 1 में यक्स बराबर, इसका वर्गमूल कितना निकला है, तो 1.22, देखिए इसका निकटतम मान निकालेंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 5 अंक हो जाएगा, तो 1.22 में 1 अंक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 में यक्स प्लस 0.04,
इसका इसमें गुणा करिए तो यक्स प्लस 0.04 बराबर, इसका इसमें गुणा करिए तो 1.225 यक्स। अब इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए तो 0.04 बराबर 1.225 यक्स। इधर चला जाएगा तो माइनस का यक्स, तो 0.04 हम इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक कितना है, तो देखिए दशमलव के बाद इधर घटा देंगे, यानी यक्स कॉमन लेंगे दोनों में से, तो मिलेगा 1.225 माइनस 1, एक इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.04 बराबर यक्स, ये घट जाएगा तो 0.225। यक्स का मान निकालना है तो यक्स का मान निकालेंगे तो 0.04 बटे में 0.225। ठीक, इधर देखिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए तो मिला हम लोग को यक्स बराबर 0.04 बटे में 0.225। देखिए 2 अंक पर दशमलव ऊपर है, 3 अंक पर नीचे है, तो एगो एक्स्ट्रा है नीचे वहाँ, तो ऊपर एगो 10 को गुणा कर दीजिए। ठीक, अब बटे में क्या हो जाएगा 225। ठीक, दशमलव काम खत्म। तो यक्स बराबर देखिएगा, ये हम लोग का मीटर में निकल रहा है। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 8 40, 5 चौके 20, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 5 5 25, यानी 8 बटे में हम लोग को कितना मिला 25। अब इसको भाग देते हैं 25 से 8 में। ठीक, तो भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कब बार में जाएगा, एक बार में भाग चला जाएगा, 2 बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। नहीं रुकिए, 45 है ना यहाँ पे 45, तो एक बार में भाग चला जाएगा, 45 से कम 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, 7 बचा, 7 में से 4 गया तो 3, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर एगो 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग जाएगा 7 बार, देख लीजिएगा 7 का इसमें गुणा करिए, 7 5 35, हासिल 3, 7 चौके 28, 29 30 31, तो देखिए 7 बार में चला गया। तो फिर घटाएंगे तो 5 5 बचा, 4 4 में से गया 3, कट गया 0, यानी 7 7 ही आएगा, 7 7 7 करके आता चला जाएगा। यानी देखा जाए तो हम लोग का मिला भाग देने पर 0.1777, इसी तरह आ जाएगा 7 7 आएगा। तो यक्स बराबर देखिएगा, अगर इकाई दहाई का अगर हम लोग सैकड़ा निकालें, मतलब निकटतम मान निकालें, तो एक इसके अगाव देखें, मतलब पीछे देखेंगे कि ये 5 या 5 से अधिक है कि नहीं, तो एक अंक इसमें जोड़ देंगे तो 0.17, इसमें एक अंक जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया मीटर में। ठीक, 0.178 मीटर, यही आपका उत्तर है। ठीक, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल बोल रहा है कि 1000 माइक्रो कुलाम, इसमें से 1000 माइक्रो कुलाम, 1000 माइक्रो कुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिएगा बोल रहा है कि 1000 माइक्रो कुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी 1000 माइक्रो कुलाम का दिया है, तो आवेश दिया है और 2 विपरीत प्रकृति के हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, Q1 बराबर 1000 माइक्रो कुलाम, Q2 बराबर 1000 माइक्रो कुलाम, लेकिन विपरीत प्रकृति पे, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग कुलाम में बदलेंगे तो 1000 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कुलाम, 1 2 3 घात, 10 पर 3 घात प्लस का माइनस का 6 घात, तो इसको लिख सकते हैं 10 पर माइनस 3 घात कुलाम। देख लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 10 पर 3 घात प्लस का 10 पर माइनस 6 घात, घट जाएगा तो कितना 10 पर माइनस 3 घात बचेगा हम लोग का। ठीक, आगे देखते हैं इसको, माइनस का 1000 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कुलाम, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस 10 पर माइनस 3 घात कुलाम। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, बोल रहा है कि 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।
यानी कि Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है। इनकी दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? तो 2 मीटर दिया है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। ध्यान दीजिए, फिर से बोला कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। ये Q2 था माइनस का 10 पे माइनस 3 घात कूलम, और Q1 था 10 पे माइनस का 3 घात प्लस का था ये, ठीक। तो इसके मध्य बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, और इन दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस आवेश, ये धन आवेश है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर होगा, E1 हो जाएगा, और इस आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा E2, ठीक। E1 देखिएगा, E1 जो है इस आवेश के कारण है, E2 जो है इस आवेश के कारण है। देखिए, हम बताएं कि मतलब जो धन आवेश से जो होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर और ऋण आवेश की ओर होता है, तो इसलिए जो E2 है इसके कारण है, वो करे ओर, जो Q1 के कारण है इस आवेश से दूर है। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालेंगे C पर, तो जोड़ कर निकालेंगे घटाकर, दोनों एक के दिशा में, तो हम लोग जोड़ कर निकालेंगे। लिखेंगे C पर मध्य बिंदु C पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या लिख देंगे? E1 प्लस E2, ठीक। देख लीजिए, क्योंकि दोनों की दिशा एक की ओर है, तो E बराबर हम लोग लिखेंगे, E1 का फार्मूला देखिएगा, E बराबर होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² से, तो E बराबर हो जाएगा हम लोग का, E1 का मान लिखेंगे, इसके कारण था, E1 इसके कारण है, इस, अच्छा ये बताइएगा, यहाँ से हमको दूरी पता होना चाहिए, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना हो जाएगा? 1 मीटर, क्योंकि देख लीजिए दोनों के मध्य में बोला है, तो दोनों के मध्य में 1 मीटर पर हो जाएगा, यहाँ से भी इसकी दूरी कितना हो जाएगा? 1 मीटर, ठीक। यानी 1 मीटर की दूरी पर दोनों स्थित हैं। तो देखिएगा, 1/E1 के लिए लिखेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के स्थान पर Q1, क्योंकि ये E1 जो है Q1 के कारण है, Q1 बटे में r²। चलिए इसको हम r ना मान, खाली इनके बीच की दूरी हम लोग 2 मीटर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि r है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E2 के लिए, E2 किसके लिए था? Q2 के लिए, और बटे में r², क्योंकि दूरी समान है इसलिए हम लोग r कर रहे हैं। E बराबर देखिएगा, इसका मान होता है कितना? 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q1 का मान 10 पे घाते -3 बटे में r का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसका मान 9 गुणे 10 पे घाते 9, Q2 का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग प्लस में ही लिखेंगे, परिमाण लिखा जाता है, 10 पे -3 घात, अब बटे में 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखा जाए तो दोनों सेम हमको दिख रहा है, तो E बराबर हो जाएगा, देखिएगा 9 गुणे 10 पे 9 घात गुणे 10 पे -3 घात बटे में 1, कोनो मतलब नहीं रहुआ, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 क्या आएगा, प्लस 9 गुणे 10 पे घाते 9 और गुणे 10 पे -3 घात, अब बटे में 1। अब देखिए 1 से भाग देंगे, कोनो मतलब नहीं होगा, वही आएगा। तो हम लोग देखते हैं, E बराबर, इसको जोड़ लेंगे, देखिए
जैसे लिखिए, लिखते हैं आगे 9 गुणे 10 पे घाते 9 और -3 एक जोड़ लिए, प्लस 9 गुणे 10 पे घाते 9 और माइनस का 3 एक खाते हो गया। लिखेंगे 9 गुणे 10 पे घाते कितना घट जाएगा तो 6 घात, प्लस 9 गुणे 10 पे कितना घात प्लस का 6 घात घट जाएगा। तो ई बराबर हम लोग का हुआ, देखिए सेम सेम है, 10 पे 6 घात 10 पे 6 घात, इसका 9 इसका 9, तो 9 9 18 और एक 10 पे 6 घात कौन लिख लीजिए। ठीक, तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.8 गुणे 10 पे घाते 7 घात, क्योंकि एक अंक इस पे जुड़ जाएगा। इधर से दशमलव लगाएं तो न्यूटन प्रति कूलम। एक उत्तर आ गया। इन दोनों आवेशों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब लिखना है, बोला है आगे सवाल में कि इन दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा बताइए। अब इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब हमसे प्रश्न में बोल रहा है, ये थोड़ा सवाल थोड़ा हटके है, देखिएगा। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ये माइनस का 10 माइक्रो कूलम में है, और Q2 कितना है 10 पे माइनस का 3 घात, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। बोला है दोनों आवेश समान दूरी, 4 समान दूरी होना चाहिए। बोला है ना कि दोनों आवेशों से समान दूरी होना चाहिए, वो भी 4 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं यहाँ से हो गया दूरी, हाई दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, P मान लेते हैं, यहाँ से 4 है, यहाँ से अगर दूरी कितना है 4 है मीटर में। आई दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित है, तो 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से जब हम लंब डाल देंगे तो आई कितना मिल जाएगा 1 मीटर, आइयो कितना मिल जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, चलिए इस तरह देखिए समझिएगा, इस आवेश से ये प्लस आवेश है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इस आवेश से दूर होगा। ये 1 था तो ये हो गया E1, ये माइनस आवेश है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो ऋण आवेश की ओर होगा, तो यानी कि ये इधर हो गया, इधर हो गया। चूंकि Q2 है तो ये हो गया E2 है, ये कौन सा है E2। ठीक, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालना, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तब भी निकाल सकते हैं जब एक ही दिशा में हो, विपरीत दिशा में कोण पता हो तब, तो हमें कुछ नहीं मालूम है। तो ये आप लोग देखे होंगे जब निगमन किए होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, तो सेम उसी तरह है। अगर मान लीजिए ये थीटा हो गया हम लोग का, ठीक, देखिए पहले समझिए, इसको वियोजित करेंगे तो इसके अक्ष से 2 लंबवत अच्छे खींचेंगे, इसके टेल से, ये हो गया। ये मान लीजिए थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, संगत कोण से। यहाँ पे लंब डाल दीजिए, इसको यहाँ पे लंब डाल दीजिए, तो देखिए जिसके साथ थीटा बना होता है वो हो जाता है cos थीटा, तो हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा। हाई वाला अक्ष E1 sin थीटा, जिसके साथ कोण नहीं लगा होता है वो हो जाता है sin थीटा। इसी तरह इसको वियोजित करेंगे E2 को, तो इसके भी हेड से लंब डाल देंगे। ठीक, अच्छे खींच लीजिए, ये हमारा अक्ष हो गया, एगो हाई अक्ष हो गया। तो इन अक्षों पर इसके हेड से लंब डाल देंगे तो ये होगा हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मानते थीटा, ध्यान दीजिएगा, तो इसको मान लीजिए कितना है, इसको इधर खींचेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा। कैसे, तो एकांतर कोण से, तो जिस अक्ष के साथ थीटा लगा होता है वो क्या हो जाता है cos थीटा। तो ये हो गया E2 cos थीटा, हाई का हो गया E2 sin थीटा। देखिए तो हाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन हाई दोनों जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा E2 cos थीटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक,
ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे पी पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखिएगा अगर ये पूरा नहीं समझ में आएगा ना तो देखिएगा पूरा अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे निरक्षीय स्थिति में तो ये पूरा आसानी से आ जाएगा समझ में। ये जो E2 है इसके कारण था, E1 है इसके कारण था। इसको दो घटकों में हम लोग वियोजित किए। वियोजित करने के बाद जिसके साथ थीटा लगाता है उसके साथ cos थीटा, इसके साथ थीटा लगा। देखिए यहाँ पे थीटा माने, ठीक। तो हाई जब रेखा को जा रही है, समझिएगा एक हाई रेखा जा रही है, एक हाई रेखा है, समांतर है, दोनों रेखा है, तिर्यक काट रहा है तो एकांतर कोण, तो इस अक्ष के साथ थीटा लग गया तो यह हो गया E2 cos थीटा। हाई देखिए तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं काट रही है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा संगत कोण से। लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक। अब देखिएगा E बराबर E1 इस आवेश के कारण था, cos थीटा दोनों में कॉमन है, लिख लीजिएगा E1 प्लस E2 और दोनों में कॉमन का है, cos थीटा कॉमन है तो cos थीटा। E बराबर देखिएगा E1 का मान जब हम लोग लिखेंगे इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है तो 4, तो फार्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, क्योंकि E जो है Q1 के कारण है, अब बटे में r² प्लस E2 इस आवेश के कारण है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे में r², आइना cos थीटा बचा हुआ है, cos थीटा। E बराबर देखिए तो हम लोग देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है तो 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q1 का मान कितना है तो 10 पे माइनस 3 घात, अब बटे में r, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है तो 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q2 का मान कितना है तो 10 पे माइनस 10 का, चूँकि हम परिमाण लिखेंगे ये माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे तो 10 पे माइनस 3 घात r, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है तो ये भी 4 ही था। इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी था तो 4, तो 4 का स्क्वायर cos थीटा। ध्यान दीजिए cos थीटा को हम लोग को हटाना है, तो देखा जाए तो देखिए ये लंब है तो लंब के सामने भुजा कर्ण, लंब है, ये क्या हो गया आधार है, तो हमको cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर इधर रफ कार में समझेगा, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है ना, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, तो ये साइन का होता है, ये कास का होता है, तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना मिला 1, कर्ण कितना मिला तो 4, कर्ण 4 है आधार 1 है, तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/4। अब इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। अच्छा एक स्टेप और चला जाएगा, देखिएगा E बराबर जो हो जाएगा, देखिए पूरा सेम हमको दिख रहा है तो जुड़ जाएगा, तो 2 गुणे या तब इसको लिखिए आप तो इसको लिखिए 9 गुणे 10 पे 9 घात गुणे 10 पे माइनस 3 घात बटे में कितना जाएगा 16, 4 चौके 16, ये वाला ये भी होगा 16, तो सेम दिख रहा है, तो या तो इस वाले पद को लिखिए तो इस वाले पद को, यहाँ पे 2 का हम लोग गुणा कर दिए तो यही बतिया होगा, अब गुणे 1/4 यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आगे चलते हैं, अब नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4, तो हमारा बचा का E बराबर 9 बटे में, यहाँ पे 8 बचेगा ना, 8 हो जाएगा, 9 गुणे 10 पे घाते 9 और माइनस का 3 गुणे, अब छोड़ दीजिए बटे में 8 8 8 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो E बराबर हम लोग का आया 9 गुणे 10 पर घाते कितना 6 घात, अब बटे में 32, कहीं छुटा ना, नहीं कुछ नहीं छुटा है। अब देखिएगा तो E बराबर
9 में 32 का भाग देंगे हम लोग, 32 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कितने बार में जा सकता है? 3 बार में जा जाएगा, चला जाएगा शायद। 3 गुना के 6, 4 में नहीं, 4 बार नहीं जा पाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो 3 गुना के 6 और तितली के 9, नहीं जा पा रहा है, 2 ही बार लेके जाइए, 2 बार। तो 2 गुना के 4 और 2 3 6। अब घटाइए तो 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, एक और 0 बढ़ा दीजिए। अब कितने बार जा रहा है देखिएगा। हम भाग करके दिए हैं, देखिए आप लोग कितना रहा है, नंबर 2.281, यानी 8 बार में चला जाएगा। तो यानी कि 8 का इसमें गुणा करिए, 8 दूना के 16 को 6 ले 8 लेके 24, 24 1 25 चला जा रहा है, 8 बार में चला जा रहा है। तो घटा देंगे तो 4 0 0, फिर 1 दशमलव बढ़ाएंगे, 1 बार में चला जाएगा। ठीक, यानी कि भाग देने पर इसमें 9 में 32 का भाग देने पर कितना आ रहा है? 0.281 गुणे 10 पे घाते 6 घात। इस दशमलव को यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो 1 घात इसमें से कम हो जाएगा। तो ई बराबर क्योंकि दशमलव इधर लगा हुआ है पहले से, तो इधर दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो 1 घात कम हो जाएगा। तो 2.81 गुणे 10 पे घाते 6 है, तो 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 5 घात न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अब देखिएगा ये हम लोग का उत्तर आ गया। दिशा पूछा था, तो देखिए हयोग वायु क्षेत्र की तीव्रता, देखिए हाई तो एक दूसरे को खत्म कर लिया है, हाई एक दूसरे को खत्म कर लिया है, तो हाई दोनों एक ही दिशा में है। तो बताइए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर है कि नहीं, और ऋण आवेश की ओर है। देखिए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा Q1 और Q2 को मिला रही रेखा, तो इस रेखा के समांतर देखिए समांतर है और ऋण आवेश की ओर है। देखिए कुल हाई दोनों जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है, तो ऋण आवेश की ओर है, अर्थात कहाँ गया माइनस, या हम बोल सकते हैं ऋण आवेश की ओर। तो लिखेंगे उत्तर पूरा भाई आप लोग का नहीं हुआ, उत्तर अब लिखेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर ऋण आवेश की ओर अब जाके पूरा ये उत्तर हुआ। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा।